नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। सामने निकल के आई वो शादी जहां ये सब कुछ प्लान किया गया। सामने निकल कर आया वो प्रोफेसर जिसे कश्मीर से नौकरी से निकाल दिया गया और फिर वो आकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मिला। और जिक्र होगा उन गाड़ियों का जिनका इस्तेमाल किया गया और उन हीरोज का जिन्होंने असलियत में इस पूरे के पूरे मॉड्यूल को या कहीं इस पूरे नेक्सस को उधेड़ कर रख दिया है। सबसे पहले जिक्र उस गाड़ी का, मैंने आज सुबह जो वीडियो की थी उसमें आप सबको बताया था कि इसके अलावा दो और गाड़ियां हैं शायद जिनका इस्तेमाल किया गया है और वो दिल्ली में घूम रही हैं और उसके लिए एजेंसीज उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक कह सकते हैं एक नोटिस या एडवाइजरी जारी की गई कि वो एक रेड कलर की इको स्पोर्ट गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसका नंबर था DL10C के 0458। और उसके बाद जिस तरह का मैन हंट चला, वो खंडावली नाम के एक गांव में एक फार्म हाउस के बाहर वो पार्क मिलती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली अभी भी हाई अलर्ट पर है। अभी भी रेड फोर्ट से लेकर जितने भी संवेदनशील जगह है, संघ मुख्यालय से लेकर बड़े बड़े मंदिर हो, 26 जनवरी की परेड हो, बहुत सब कुछ, हर कुछ हाई अलर्ट के ऊपर है। क्योंकि अभी इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट है कि अभी भी यह माना जा रहा है कि लगभग 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी मिसिंग है। अभी भी उसका नहीं पता। ये जो लॉट था 3000 किलो का, भाई 360 किलो का एक था और लगभग 2500-2600 किलो का एक था, उसके अलावा 300 किलो और है। यानी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट का मतलब है लगभग 100 किलो RDX के बराबर। जो पुलवामा में इस्तेमाल हुआ था वो 40-50 किलो था। यानी ऐसे दो इंसिडेंट किए जा सकते हैं अगर कोई करना चाहे, तो लगभग इतना अभी भी मिसिंग है। और ये सब कुछ बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से भारत के अंदर स्मगल किया गया। पोरस बॉर्डर है, नेपाल का तो पूरा ही पोरस बॉर्डर है। और बांग्लादेश में भी अगर आप मान लीजिए आपने फेंसिंग कर भी दी है, लगभग 450 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां से आप आसानी से चीजों को स्मगल कर सकते हैं। सुंदरबन का इलाका है, आप नाव में रखिए, एक एक दो दो आधा आधा किलो करके ले आइए, पूरे के पूरे लोग स्मगल हो जाते हैं। कैटल स्मगल हो जाती है, तो ये भी स्मगल किया जा सकता है। इसीलिए आसिम मुनीर कह रहा था कि इस बार जो कार्यक्रम होगा वो ईस्ट से होगा। वो ईस्ट क्या इसी तरफ इशारा कर रहा था कि पूरा का पूरा एक्सप्लोजिव किस तरीके से बांग्लादेश के माध्यम से भारत में लाया गया। और पिछले 2 साल से कार्यक्रम चल रहा है, 2 साल से धीरे धीरे चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और अब जाकर जब धीरे धीरे चीजें निकल रही हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात है, जो ये मॉड्यूल पकड़ा गया है, मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही दब्बू थे भैया ये व्यक्ति। जरा सा दबाव क्या पड़ा, सबने तोते की तरह सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। अब जो जानकारियां निकल के आ रही है, मुजम्मिल हो, उमर हो, सब कुछ, बहुत सारे नाम है तो सबको याद ही हो गए हैं जो निकल कर आ रहे हैं। वो जो जानकारियां दे रहे हैं वो भी बड़ी जबरदस्त है। दरअसल इनमें एक व्यक्ति है, उसका नाम है डॉक्टर आदिल रदर। ये जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया था। जम्मू कश्मीर में ये सरकारी नौकरी करता था, सरकारी हॉस्पिटल में था, शायद GMS अनंतनाग के अंदर था। उसके बाद ये वो सरकारी नौकरी छोड़ देता है और सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में आके नौकरी करने लगता है। और इसकी सैलरी होती है 5 लाख रुपए। और वहां बापू विहार नाम की कोई कॉलोनी है, उसके अंदर वो रहता है। आप ये देखिए, ये व्यक्ति 5 लाख रुपए, आप मुंबई में रहते होंगे, बेंगलोर, हैदराबाद, कहीं बड़े शहर में रहते होंगे, तो 5 लाख वहां पर भी एक डिसेंट अमाउंट है। ये सहारनपुर में रहता था जहां बहुत खर्चा नहीं है, आप एक फैमिली 50,000 में बहुत अच्छे से गुजारा कर सकती है। वहां भी ये बहुत ही कह सकते हैं ना, बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, इस तरीके से रहता था, 2 कमरे के छोटे से घर में सब कुछ। क्या करता था ये बाकी पैसे का? उस पैसे का इस्तेमाल ये अपने मकसद में करता था। एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, उस पैसे को वहां घुमा रहा था। मतलब आप ये सोचिए किस हद तक ब्रेन वॉश्ड है चीजें। उसके बाद इसकी 4 अक्टूबर को शादी होती है कश्मीर के अंदर। सहारनपुर से भी 2 डॉक्टर जाते हैं, उनसे भी, उन्हें भी डिटेन करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और उस शादी के बाद ही कहा यह जा रहा है कि तय होता है कि चीजों को अब एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। और जो निशाना था वो 26 जनवरी था कि 26 जनवरी की परेड आने वाली है, उसके आसपास, और दिवाली पे भी करने का प्रयास था। लेकिन वो प्लान एक तरीके से अबॉर्ट किया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, 26 जनवरी के आसपास करेंगे।
मुझे लग रहा है कि एजेंसीज को इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्या 26 जनवरी से पहले 26/11 भी आ रहा था? मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की जो मुंबई हॉस्टेज सिचुएशन थी उसकी बरसी है, और मुनीर के एक्सटेंशन से ठीक पहला दिन है, 27 को एक्सटेंशन है, तो 26 तारीख भी महत्वपूर्ण हो सकती थी। अगर ऐसा है तो बहुत ही करीब जाकर इन लोगों को जिस तरीके से पकड़ा गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जानकारियां इन लोगों से निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो पूरा नेक्सस है, जो डॉक्टर्स थे, आपको कल लगभग 8-10 डॉक्टरों के सबके नाम बताए थे, उनमें से जो मुजम्मिल था और जो उमर था, जो कहा जा रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट में जो उड़ गया, ये लोग टर्की जाते हैं और टर्की में ये अपने हैंडलर से वहां पर इनकी मुलाकात होती है, और ये 2 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनका नाम है फरजादीन अल दारुल इस्लाम, एक तो नाम पता नहीं कैसे कैसे रखते हैं, फरजानदेन ए दारुल इस्लाम, और दूसरा है उमर बिन खतब। इनसे, इन ग्रुपों से वो जुड़ते हैं और रेडिकलाइज होते हैं, कि अपनी जहनियत को तैयार करते हैं, और वहां से जब इनके हैंडलर इनको तैयार करते हैं और भारत भेजते हैं कि भैया ठीक है अब तुम एग्जीक्यूट करो चीजों को। देखिए क्यों चुना गया इस बार इन पढ़े लिखे लोगों को? एक अंतर है। पहली बात, ये भारतीय हैं। अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, तो जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या जो भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन या देश लगे होंगे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर, वो ये कह सकते हैं भैया ये तो भारतीय हैं, भारत सरकार से डिस्कंटेंट थे और भारत सरकार के खिलाफ या भारत के खिलाफ इन्होंने कर दिया, हमारा क्या मतलब है? और उसके बाद इन्होंने जानबूझकर ये पढ़े लिखे लोग इसलिए चुने क्योंकि इन लोगों के लिए रिसर्च के नाम पर, मरीजों के इलाज के नाम पर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को सोर्स करना अपेक्षाकृत आसान रहता है, और ये उस तरह के चीजों के लिए उन केमिकल कंपोजिशंस को किस तरीके से तैयार करना है, इनको ट्रेन करना, पढ़ाना ज्यादा इजी है, एक अनपढ़ आदमी को समझाना मुश्किल है। तो शायद इसीलिए इस तरह के लोगों को इकट्ठा किया गया, रेडिकलाइज किया गया। आपको सुबह भी बताया था किस तरीके से टर्की से और कतर से पैसा आया है डिजिटल वॉलेट्स के अंदर। 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसकी भी बात करूंगा अभी, उसको किस तरीके से फॉरेन फंडिंग आ रही थी, यह भी सार्वजनिक हो रहा है। और टर्की कनेक्शन तो इसमें आ ही गया, और बांग्लादेश से वो महिलाएं पढ़ के आई हैं। तो वो जितने भी यूजुअल सस्पेक्ट है जो आपको ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ खड़े दिखाई दिए थे ना, वही इस आइडियोलॉजिकल बैटल में या इस कह सकते हैं 0.5 फ्रंट में वही कंट्रीब्यूटर हैं, वही सब लगे हुए हैं। देखिए बांग्लादेश की खुद की कोई औकात नहीं है, उसे तो यूएस कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, चाइना कह लीजिए, जो चाहे उसे उस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, वो तो ग्राउंड है। लेकिन जो असली लोग बैठे हैं वो या तो पाकिस्तान में बैठे हैं या वेस्ट में बैठे हैं, उनसे डील करना ज्यादा जरूरी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब जिस तरह का छापेमारी का दौर चल रहा है, यूपी में तो लखनऊ, मेरठ, हापुड़, सब कई सारी लोकेशन है, दर्जन भर लोकेशन पे छापे पड़े हैं। कश्मीर के अंदर 322 जगह अब तक छापे पड़ चुके हैं। कुलगाम के अंदर 207, सोपोर में 38, अवंतीपुरा में 31, सोफिया में 22, और बाकी और सारी जगह, गांधरबल है, बहुत सारी जगह है, लगभग 24 छापे वहां पड़े हैं। और जितने भी ओजीडब्ल्यूज हैं, जो भी जमाते इस्लामी और उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, सबकी पकड़ धकड़ चालू है। क्योंकि ये जमाते इस्लामी जो है ना, ये आइडियोलॉजिकल कह सकते हैं, ये जड़ है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर जो है, ये आपको जितने भी आतंकी संगठन, ये वो जो भी मिलेंगे, हुरियत जो भी आप ढूंढ सकते हैं कश्मीर के अंदर, सबकी आइडियोलॉजिकल जननी है ये। और 2019 में ऑलरेडी यूएपीए के तहत इसे बैन कर दिया गया था, और 5 साल बाद 2024 में फिर जाकर इसका एक्सटेंशन किया और इसे फिर से बैन कर दिया गया, क्योंकि वो 5 साल का एक्सटेंशन 5 साल के लिए होता है, 5 साल खत्म हुए और दोबारा से इसको बैन कर, अब ये मान कर चलिए परमानेंटली बैन रहेगी। तो इसके जितने ओवरग्राउंड वर्कर हैं और जितने भी लोग इससे एसोसिएटेड हैं, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को तो जेल से इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि उनके नेटवर्क्स टूटे। बहुत महत्वपूर्ण है। और कश्मीर से ही एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है कि एक डॉक्टर थे, उनका नाम है डॉक्टर था
डॉक्टर निसार उल हसन, वो जम्मू कश्मीर के ही श्रीनगर के हॉस्पिटल में कार्यरत था। 2023 में जो गवर्नर हैं, उन्होंने आतंकी टेरर लिंक्स के नाम पर उनकी जो नौकरी है उसे बर्खास्त कर दिया कि भैया तुम यहां रहोगे कश्मीर के अंदर, सरकारी सैलरी पाओगे और तुम कार्यक्रम करोगे भारत के खिलाफ, तो नौकरी से निकाल दिया गया। भाई साहब कहां पहुंचे उसके बाद? भाई साहब पहुंचते हैं उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, वहीं पे उन्हें नौकरी मिलती है। और उसके बाद जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है, जिस दिन से धरपकड़ शुरू हुई है, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, सब कुछ जो कार्यक्रम हुआ है, भाई साहब गायब हैं। भैया अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, गायब क्यों हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। तो जिस तरीके से धीरे धीरे सब हाई प्रोफाइल लोग निकलते जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग, जिन्हें सब लोग कहते होंगे डॉक्टर साहब, हाथ जोड़ते होंगे आगे, बचा लो हमारे लोगों को, लोग जिनसे उम्मीद रखते होंगे वो निकल कर आ रहे हैं सारे। और जो ये यूनिवर्सिटी है ना, जो इसका मालिक है एक तरीके से, जावेद अहमद सिद्दीकी, जो इस ट्रस्ट को, इस सबको चलाता है, भैया ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है फ्रॉड करने के लिए, इन्वेस्टर्स का पैसा मारने के लिए। कंगाल हो गया, बैंकरप्ट हो गया, अचानक से पता नहीं कहां से इतना पैसा आता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस पे इंस्टीट्यूशन खोले जाते हैं और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल दी जाती है और बहुत सारी कंपनीज और पता नहीं क्या क्या अल्फला के नाम पर फला फला बहुत कुछ रजिस्टर हो रहा है। अब सब खुल के निकल के आ रहा है। तो कैसे काम हो रहा था, जो जो चीजें निकल के आ रही हैं, आप समझेंगे, डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो समझ आएगा कि किस महीन तरीके से चीजों को बुना जा रहा था। लेकिन मैं सबसे पहले एक तरीके से बधाई दूंगा, शाबाशी दूंगा, या कहो कि एक तरीके से बात होनी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने इस चीज को डिकोड किया। सबसे पहले जो संदीप चक्रवर्ती हैं, एसएसपी श्रीनगर 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, सिर्फ एक व्यक्ति पोस्टर लगा रहा था, उसको पकड़ा और वहां से आप ये देखिए क्या खोल कर रख दिया इस व्यक्ति ने, या इसकी मेहनत ने। जो एडीजीपी हैं सीआईडी नीतीश कुमार, उनकी टीम ने, संदीप चक्रवर्ती जैसे अधिकारियों ने सब कुछ एकदम सामने लाकर रख दिया कि भैया क्या हो रहा था। अगर हर पुलिस अधिकारी, एसएसपी हो, डीजीपी हो, एक सिपाही हो, एक दरोगा हो, जिस भी रैंक पर है, अगर वो इतना ही विजिलेंट रहे, इतना ही सतर्क रहे, तो आपको लगता है कि जो चीजें हुई हैं ये हो सकती थी। और इनको 6 गैलेंट्री अवार्ड मिल चुके हैं अब तक, मात्र 11 साल की सर्विस में, यानी हर दूसरे साल इन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिल जाता है। तो आदमी किस तरीके से काम किया। और कौन सी जगह है? जम्मू कश्मीर, जहां आपकी जान को खतरा है, सब कुछ है, आपको वहां काम करना है और आप वहां इस तरह का डिलीवर करके दे रहे हैं, तो यकीनन जबरदस्त है। अब लोग कहेंगे आप उनकी जो डिटेल्स है वो सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं? अरे भैया हमें तो आज पता लगा है संदीप चक्रवर्ती हैं जिन्होंने काम किया है। उस एरिया में सबको पता होगा, जिन जिन के कान ऐठे होंगे ना, जिन जिन को अच्छे से मिर्च का धुआं दिया होगा, सबको पता होगा कौन है। आईपीएस अधिकारी है, पब्लिक फिगर है, सब पता होगा। 6 गैलेंट्री अवार्ड मिले होंगे तो उन्हें पता होगा ना किस लिए मिले। और ऐसे अधिकारी खुद में सक्षम होते हैं, इनसे डरते हैं लोग, ये नहीं डरते किसी से। और अभी जब ये जांच हो रही है, जम्मू ये जो लाल किला वाला जो प्रकरण हुआ है, उसमें शाहिना परवीन गांगुली, जम्मू कश्मीर की पहली आईपीएस अधिकारी, वो भी वहां पहुंची हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई पुराने जो केसेस हैं टेररिज्म के, शायद वो भी इन लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, उनकी भी जांच हो रही है। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस जिस तरीके से लगी हुई है, वहां की जो सीआईडी है, जिस तरीके से एनआईए है, इन चीजों के ऊपर अब कार्यक्रम कर रही है, तो बहुत कुछ निकलकर निश्चित तौर पर सामने आएगा। और बात ही अगर अभी 300 किलो और पब्लिक में है, पहले प्रायोरिटी है उसको ढूंढना, वो कहां है और वो लोग कौन है जो अब इस 300 किलो को लेकर बैठे हैं। अगर ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर है, इंडिया टीवी की खबर है, उसने चलाई है, और बहुत सारे चैनल हैं वो भी चला रहे हैं। और एक तो ऐसी चीज है ना, ये खाद में यूज होती है, फर्टिलाइजर में यूज होती है, तो बहुत इजीली प्रोक्योर किया जा सकता है। खैर नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते तो ये आया ही है।
तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एजेंसियां लगी हुई हैं, जिस तरीके से पढ़े लिखे को लोगों का नेटवर्क निकल कर आ रहा है, और 1500 लोकेशन तो आज तक रेड हुई हैं। अगर यही चलता रहा, हो सकता है 2000 हो जाए, हो सकता है 3000 हो जाए। बहुत सारी चीजें इसकी, मतलब जब ये चल रहा होगा, खोद रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजें वैसे ही निकल के हाथ में आ जाएंगी। क्यों फरीदाबाद में सेक्टर 56 में पटाखा वाला पकड़ा, महाराष्ट्र में एटीएस ने पकड़ा है, तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन दुख पता किस बात का होता है? आज ही मैं ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देख रहा था। वहां पर रिपोर्टर पूछता है अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास जो लोग होते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी है? वो साफ क्या, हमें पता ही नहीं जी, तुमने काम में लग रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्हें हजारों किलोमीटर फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, हजारों किलोमीटर दूर, वो पता है, उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। लेकिन उनकी दुकान के ठीक सामने कोई जगह है जहां ये सब कार्यक्रम है, उनकी दुकान से कुछ दूर कोई एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा है जो इसके पास इतना सामान है, उसके बारे में नहीं पता जी हमें, हम तो अभी आए हैं। एक व्यक्ति कह रहा है अरे आपको क्या पता कि वो सही है गलत पकड़ा है, आपके हाथ में हथियार पकड़ा के हम कह दें आप आतंकी हैं, पुलिस को नहीं मानते हैं। तो वो याद है ना आपको, शौर्य मूवी का क्लिप चलती है के मेनन की, वही फिट है यहां पर, वही हैं ये लोग, और यही लोग वो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, अगर ढंग से जांच हो, और सीसीएस की बैठक अभी पूरी हुई है, कैबिनेट मीटिंग भी हुई है, उसके बाद सीसीएस की बैठक हुई है, वो पूरी हो गई है। उसमें से क्या जानकारी निकलेगी? खैर अभी विदेश मंत्री तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो G7 की बैठक में कनाडा में गए हुए हैं। अब क्या उससे निकल के आता है, जो भी अपडेट उसमें से भी आएगी वो भी आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन रोज हर घंटे जो अपडेट है, मेरा यह प्रयास है बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से विद फैक्ट चेक आपके सामने लाके रखूं, ताकि पता लगे असल में हमारी एजेंसी किस चीज से जूझ रही हैं, किस चीज के साथ वो लड़ रही हैं। और ये हम जैसे लोगों की जरूर, मतलब एक कह सकते हैं कि हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि उस नैरेटिव को सामने रखें कि देश किस चीज से लड़ रहा है, किन लोगों से लड़ रहा है, किस सिस्टम से लड़ रहा है, कहां तक उनकी तैयारी है, और रोजाना क्या झेलना पड़ता है। लोग आसानी से कह देते हैं अरे साहब आपको पता नहीं लगा था वहां गाड़ी खड़ी है। वो जो पूछते हैं ना, उन्हें खुद नहीं पता होता तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरा बेटा और बेटी क्या कर रहे हैं, और वो सरकार से कह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं था। निश्चित तौर पर पता था और ढूंढा जा रहा था, लेकिन मिस हो जाती हैं चीजें। हजार चीज बचाई हैं, एक हो गई है मिस, लेकिन उसके माध्यम से भी किस स्तर पर चीजें हैं उसको खोल के सामने रख दिया है। एक गाड़ी को ढूंढने पे लगे, अब देखिए कुछ घंटे में वही को स्पॉट ढूंढ के दे दी। खैर इसके बाद जो भी निकलेगा, एक दहशत का माहौल पाकिस्तान के अंदर तो है ही, वो भी मैं वो रिपोर्ट लेके आऊंगा आपके सामने कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मतलब बंकर ढूंढे जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों द्वारा, खास ताकि वहां छुपा जा सके। अभी जांच चल रही है, अभी जो भी चल रहा है, जो भी निकल के आएगा आपके सामने निश्चित तौर पर लाके रखूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।